पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर क्या है, 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र के पुणे में ज्योतिराव फूले द्वारा स्थापित किया गया था, और यह एक सामाजिक सुधार समाज था। ज्योतिराव फूले द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी, पुस्तक का नाम था क्या, गुलामगिरी। क्या है, गुलामगिरी। इन्होंने शिक्षा मिशन की जांच की और विशेष रूप से महिलाओं, क्षुद्रों और दलितों पर महाराष्ट्र में ध्यान केंद्रित समूहों के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की। ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई इस समाज के महिला वर्ग की भी प्रमुख थे। अगर बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी भारतीय समाज सुधारक थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के सबसे प्रमुख प्रचारक भी थे। हरिदास ठाकुर कौन थे, तो हरिदास ठाकुर जो है वो महान वैष्णव संत थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है खाली स्थान वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, और इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। यह 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के सोवियत से संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया है, जो तत्कालिक सोवियत संघ से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में जो है से शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य की संख्या शुरुआत में 10 थी 1976 में, बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। अगला है संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन खालिस्तान भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर PB राजमन्नार थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा इसे बनाया गया है। कब, 1952 में। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब है, 31 मई 1952 को। जून 1952 में संगीत नाटक अकादमी के संकल्प को राजपत्र अधिसूचना भारत सरकार में प्रकाशित किया गया था। अकादमी का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 28 जनवरी 1953 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर PB राजमन्नार थे। अगला है भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जया थी। क्या थी, जया थी। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का जो है वो दूसरा स्थान है। क्या स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक भी है। भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश, पंजाब और क्या है, तमिलनाडु है। अगला है पीली क्रांति का किससे संबंध है, पीली क्रांति का किससे संबंध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलहन से है। पीली क्रांति भारत में तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। तिलहन की नई किस्मों और संपूर्ण तकनीकों को अपनाने के परिणाम स्वरूप तिलहन का उत्पादन वर्तमान में लगभग दुगना हो गया है। पीली क्रांति की शुरुआत जो है 1986 ईस्वी में किया गया था, जिसका सकारात्मक जो है वो परिणाम मिला था। गोल क्रांति किसके उत्पाद से संबंधित है, तो आलू से। हरित क्रांति की बात करें तो खाद्य अनाज, चावल और गेहूं से है। एक धूसर क्रांति पूछा जाता है जो उर्वरक से है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति की बात करें तो मछली उत्पादन से, और लाल क्रांति जो है मांस या टमाटर के उत्पादन से है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आंसर हो जाएगा बी, 1 मई 2016 को। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन नारे के साथ जो है सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अगस्त 2021 को किया गया था। एक 2.0 भी है जो 10 अगस्त 2021 को शुरू हुआ था, लेकिन जो मेन शुरू हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 मई 2016 ईस्वी को। और नारा क्या था, तो नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के साथ है, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रांस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ब्रांस, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बरली और कोंकणा। क्या है, बरली और कोंकणा।
बरली पश्चिम भारत की एक स्वदेशी जनजाति है जो महाराष्ट्र, गुजरात सीमा और आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहती है। बरली जनजाति मुख्यतः महाराष्ट्र के थाने जिले में जो है रहते हैं। महाराष्ट्र की प्रमुख जनजातियां बारली, गोंड, भैना, कटकरी, भुंजिया, राठवा, ढोंडिया, ठाकर, कोली है। अगला प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। यानी यहां पर कह रहा है प्रश्न से कि पाई आर स्क्वायर, माने जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। यानी पाई आर स्क्वायर बराबर होता है 4 गुना कितना, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर। यानी दो वृत्त है उसके क्षेत्रफल के बराबर है एक वृत्त का क्षेत्रफल। हमें निकालना है, व्यास निकालना है किसका, जो कैपिटल R है। तो ये हो जाएगा 4 पाई, कॉमन ले लेते हैं, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर। मान रख दीजिए 4 इंटू कितना है 4 के स्क्वायर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर एक का त्रिज्या है, तो 16 प्लस 1 का 3 सेंटीमीटर है, 3 तिया का 9, यानी 16 9 25। 25 गुना 4 कितना हो गया, 100 हो गया। क्या है 100, और गुना पाई, इसे यहाँ पर रखिए ही, पाई है। अब पाई क्या है, ये कट जाएगा, यानी R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। तो R बराबर क्या होगा, √100 बराबर 10। निकालना क्या है, व्यास। तो व्यास बराबर हो जाएगा R गुना 2, यानी 10 गुना 2 बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% जो है वो खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। माना कि व्यक्ति की मासिक आय कितना है, मासिक आय जो है वो 100 रुपया है, 100 रुपया है। अब 75% खर्च करता है तो खर्च कितना हुआ 75 रुपया, क्या है 75 रुपया। बचत कितना हुआ, तो बचत हुआ 25 रुपया। अब कह रहा है कि उसकी आय में 50% की वृद्धि हुई, तो अगर 100 था 50% की वृद्धि हुई तब कितना हो गया 150 रुपया उसकी जो है वो आय, नया आय जो हुआ उसे 150 रुपया हुआ। अब कह रहा है कि नया व्यय क्या हुआ, नया जो है व्यय, तो नया व्यय जो है उसमें कितना का हुआ है 80% की वृद्धि हुआ है। पहले कितना था खर्च, तो 75 था और उसमें जो है 80% की वृद्धि हुई है। यानी ये 180 बटा 100 करेंगे तो हो जाएगा 180 गुना 3/4 बराबर 135 रुपया का जो है वो खर्च बढ़ा है। तो बचत कितना हो रहा है, तो बचत बराबर हो जाएगा 150 माइनस 135 बराबर कितना 15 रुपया। क्या है 15 रुपया। अब कह रहा है कि उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। पहले बचत 25 था, अब बचत है 15 है, तो कमी ही हुआ है। कमी बराबर 25 माइनस 10 बराबर कितना है, अच्छा सॉरी 25 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या है 10 हो जाएगा। तो परसेंटेज कमी बराबर क्या हो जाएगा 10 कितना में 25 पहले था बचत गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 40% हो जाएगा। 40% की कमी। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यवसायी 40 दर्जन केले 60 प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता है। वह उनका 3/4 भाग 25% के लाभ पर बेचता है। तब तक 2 दर्जन केले सड़ जाते हैं। बचे हुए केले को वो 5% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत जो है वो क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा क्रय मूल्य। क्या है क्रय मूल्य। तो 40 दर्जन केला है 60 रुपये पर दर्जन के हिसाब से, यानी 2400 रुपया में वो खरीदता है। अब 3/4 भाग बराबर हो जाएगा 3/4 गुना 2400 क्या है 1800। या 1800 रुपया का जो है वो क्या है बेचता है। 3/4 भाग माने 3/4 गुना 24 है। अब ये है विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा वो कितना है 1800 गुना कितना, उस पर लाभ कमाता है कितना 25%। क्या है 25%। तो ये हो जाएगा कितना 2250 रुपया। यह है कितना 25%। क्या है 25%। तो ये हो जाएगा कितना 2250 रुपया।
यानी जो है 1800 रुपया का जो सामान है वो बेचता है कितने में, 25% लाभ कमा के 2250 रुपये में। अब 2 दर्जन केले जो है वो सड़ जाते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा शेष बचा केला कितना हुआ, शेष बचा तो वो हुआ 40 माइनस 3/4 गुना 40 भाग, यानी 40 दर्जन जो है में से 3/4 भाग बेचा था, अब -2 सड़ गया तो अब बचा कितना, 8 दर्जन, क्या है 8 दर्जन केला बचा है। और वह केलों को 5% की हानि पर बेचता है, पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो 8 दर्जन केले का विक्रय मूल्य निकालना होगा। 8 दर्जन केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो पहले तो 8 हो गया अगुना 60 अगुना 100 माइनस 5/100 हो जाएगा, क्या है 100 माइनस 5/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 इसलिए क्योंकि 60 रुपये प्रति दर्जन के मूल्य पर खरीदता, तो जितना मूल्य है उसके पे हानि पे बेचता है कितना, 5% की हानि पर, तो यही 100 माइनस 5/100 पे हानि पे ही बेचेगा। तो ये जो हो जाएगा कितना, 480 गुना 95/100 बराबर कितना हो जाएगा, 456। अब उसका कुल विक्रय मूल्य निकालिए, कुल विक्रय मूल्य, एक तो विक्रय मूल्य आया था 2250, ये हो गया 2250, और एक आया था कितना 456 प्लस 456 यानी आ गया 2706, और उसे क्या है खरीदा था कितने में, तो खरीदा था 2400 में, यानी लाभ बराबर जो हो गया वह 2706 माइनस 2400 यानी 306 रुपया, यानी 306 रुपया उसका लाभ है। यहाँ कह क्या रहा है, पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 306 और कितने में 2400 में, क्योंकि क्रय मूल्य जो है 2400 गुना 100 बराबर, इसे कैलकुलेट कीजिए 12.75% आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर कि वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो। प्रश्न को अच्छे से पढ़े कि वह संख्या जो है क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल कर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड होगा। तब माना कि इकाई अंक x है तो दहाई अंक भी क्या मान लेते हैं, y, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास, संख्या हो जाएगा 10y प्लस x है। अब अंक बदलने पर नई संख्या क्या होगा, नई संख्या क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा, 10x प्लस y। अब दोनों संख्या का योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 10y प्लस x अब प्लस 10x प्लस y, यानी 11x प्लस 11y। अब 11 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y हो जाएगा, तो ये कितने का गुणनखंड होगा, तो 11 का जो है ये गुणनखंड होगा, यानी प्राप्त की गई संख्या का योग का गुणनखंड हमेशा कितना होगा, 11 का गुणनखंड होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है वो 3 बचता है। 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो 9, 10, 15 का जो है एलसीएम ले लीजिए, क्या है एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 90, क्या है 90। अब 90 जब हो गया तो इसे भागा दीजिए 2983 से, 2983 से पहले बार में जो लगेगा वो 3 बार में, तो 9 × 27 270, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 28, यहाँ 83 283, फिर करेंगे 3 भाग में 270 आएगा, ये घट के कितना हो जाएगा 3, 8, 7 कितना हो गया 1, और ये तो कट जाएगा यानी 13 जो है आ रहा है। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, प्रत्येक स्थिति में डिवाइड करते हैं तो 3, पहले तो अगर मान लिया कि 13 90 से डिवाइड कीजिएगा, यानी 2983 से या 9, 10, 15 से डिवाइड कीजिएगा तो तब शेष 13 बच रहा है, यानी 2983 माइनस 13 कर दीजिए तो बचेगा कितना 0, 7, 9, 2, ये तो हमारा आया तब जब ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी 3 शेष बचता है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो 3 शेष बचने के लिए इतना में 3 जुड़ा हुआ रहेगा तब ना हमेशा 3 बचेगा, तो यानी 2973 हो जाएगा, क्या है 2900 जो है वो 73 है, जो हमेशा वो डिविजिबल करने पर, यानी क्या है जो 13 आया हमारा शेष उसमें से 3 क्या करना है घटा देना है, तो यानी आ जाएगा कितना 10, क्या है 10। यही पूछ रहा है कि क्या है विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, यानी
कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2983 में से घटाने पर प्राप्त संख्या इतना इतना में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता है। अगर मान लिया कि 10 से घटा देते हैं इस संख्या में 2983 में, तो हमारा क्या आ जाएगा 2973 आ जाएगा। यही तो आ रहा है ना बार बार, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से आधा घंटा अधिक था और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान से उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो कम थी। जाने के दौरान उसकी चाल जो है वो कितनी है ये हमें बताना है। माना कि जाने का समय जो क्या था x किलोमीटर पर आवर, वापसी की चाल जो थी वो कितनी थी, तो वो था x माइनस 10 किलोमीटर पर घंटा। अब कह रहा है कि 60 किलोमीटर की यात्रा की, एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर आ गया। तो पहले 60 जो गया वो किससे गया, वापसी का x माइनस 10, और उसमें से क्या है क्योंकि ज्यादा तो इसी में समय लगा, अब कम लगा था 60 बटा x में, बराबर कितना था इन दोनों का डिफरेंस, तो आधा घंटा का था। बस इतना कर देना है, हमारा जो ये इक्वेशन आ गया इसको सोल्व करना है। तो ये हो गया 60 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 10 बटा x इंटू एक्स माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बस इसी को इधर उधर किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर हो जाएगा 1200, क्या है 1200। इसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। दो पार्ट हो गया, x बराबर जो हो जाएगा 40 और एक हो जाएगा x बराबर माइनस 30, जो कि ये संभव नहीं है। तो हो जाएगा हमारा कितना, x बराबर जो है वो 40। सही आंसर जो हो जाएगा वो C आएगा, क्या है C। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर 2.2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 995 है। तो मूलधन जो हमें क्या करना है, कह रहा है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि 2.2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन कितना है। अब 3 वर्षों की दर कह रहा है, 3 वर्षों का दर कह रहा है, तो 2/3 गुना 15 बराबर क्या हो जाएगा 10%। 2/3 वर्षों का, प्रथम 2 वर्षों का एकल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 गुना 15/100 हो जाएगा, यानी कितना आता है ये 32.25%। अब 32.25% तो ये 2 वर्षों का आया है। आपको कितना का 2/3 का भी तो निकालना है, तो 32.25 प्लस 10 प्लस 32.25 गुना 10/100, यानी जो 2 साल प्लस 2/3 वर्ष है उसके लिए ये निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 45.475% हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो है वो हो जाएगा 45.475 गुना मूलधन, अब बटा क्या होता है 100 होता है, तो यहाँ से मूलधन निकल जाएगा 100 गुना चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, तो 995, अब बटा क्या है 45.475। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20,000, क्या है 20,000। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ये हो जाएगा। यहाँ सिर्फ समय का खेल है, जो समय जो दिया हुआ है 2.2/3 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष का तो लगातार 15 जो होगा वो तो निकाल लिया 32.25। अब बच रहा था 2/3 वर्ष, तो 3 वर्षों के दर के हिसाब से 2/3 वर्षों का जो ये दर होगा वो 10% दर आ रहा है। 2/3 गुना 15 कर देना जितना दिया हुआ है। तो यानी अगर देखिए, अगर इसी तरह छमाही रहता था तो छमाही कितना 1/2 वर्ष, उसको 15 करते थे ना, 15 तो आधा यानी 7.5 होता था। उसी तरह 2/3 का करना है, तो आ गया 10%। 10% को जो ये आया था 2 सालों का, उसके बाद 10 से दोनों करके क्रमिक बट्टा निकाल लीजिए, यानी क्रमिक परसेंटेज निकाल लीजिए, उसके बाद मूलधन निकाल लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 नंबर, छोटी सी छोटी वह संख्या जो 5, 14 और 28 से विभाज्य और पूर्ण वर्ग है कौन सा है, 5, 14 और 28 से। तो सबसे पहले 5, 14 और 28 को आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो इसे इस तरह तोड़िए तो आसान होगा क्योंकि पूछ रहा है पूर्ण वर्ग। तो ये 5, 14, 28, अगर इसे
2 बार में करेंगे तो 5 होगा, 7 होगा, 14 होगा। इसे 7 बार में करेंगे तो 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा। यानी इसे लिख सकते हैं लसा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5। अब इसमें ना 2 2 तो 2 है, 7 की कमी है और 5 की कमी है, तब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, पूर्ण वर्ग हो गया। पूर्ण वर्ग जोड़े में दोनों हो गए तो हमारे पास जो हो गया पूर्ण वर्ग। 5 अपान जोड़ा है इधर 7 ऐसा, तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे पूरा गुना करेंगे तो ये आएगा 4900। क्या है, 4900। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। रॉकेट प्रक्षेपण स्थल एवं देश में कौन सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो अल अनवर रॉकेट प्रक्षेपण स्थल जो है और एक तरफ क्या है, वो देश है। तो रॉकेट का देखते हैं कि अल अनवर, हमा शहर, बुमेरा और श्री हरिकोटा है। तो यहाँ जो हो जाएगा श्री हरिकोटा तो है वो भारत का है। क्या है, भारत का। बुमेरा रूस देश में है, ये गलत है। हमाम शहर ईरान में, ये सही है। अल अनवर इराक में है, ये जो है वो सही है। क्या है, ये जो है सही है। रूस में जो है प्लेस्टेक कॉस्मोड्रोम है। क्या है, प्लेस्टेक कॉस्मोड्रोम। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। टोकामाक क्या है, टोकामाक क्या है, सही जवाब होगा ए, संलयन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन है। संलयन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रायोगिक मशीन है। टोकामाक में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा का अवशोषण इसके दीवारों द्वारा किया जाता है। 1960 के दशक में टोकामाक का प्रथम विकास सोवियत संघ द्वारा किया गया था। टोकामाक चुंबकीय संलयन अभिक्रिया पर जो है वो क्या है, आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा यसी रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए जो है वो उत्तरदायी है। और इसका सही आंसर हो जाएगा एक तो जलवाष्प CO2 और CFC। जलवाष्प CO2 और CFC रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए जो है वो उत्तरदायी है। CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ने का कारण है। बढ़ती दर से जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण CO2 का अधिकाधिक मात्रा में वायुमंडल में विमोचन हो रहा है। तीव्र गति से वन विनाश के कारण वन क्षेत्रों में ह्रास होने के कारण CO2 के उपयोग में निरंतर जो है वो कमी हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले वैश्विक तापमान का लगभग जो है वो 60% कौन जिम्मेदार है, तो वो जिम्मेदार है CO2। मिथेन गैस में वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव में 20% की वृद्धि हुई है। ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना है, तो 0.03% है। अगला है, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगी, निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगी। यहाँ से क्या है, C से जो है वो F किया गया है। C से F करेंगे तो +3 होगा और F से I करेंगे तो +3 है। तो I से +3 जब करेंगे तो ये L होगा। क्या होगा, L होगा। उसी तरह F से I कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, +3 हो रहा है। और I से L कर रहे हैं तो +3 कर रहे हैं। तो L से +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, O होगा। यानी हमारे पास जो होगा LO। ऑप्शन जो है वो D हो जाएगा। अगर बिस्किट को कोड भाषा में इस तरह लिखा गया है तो कुकीज को क्या लिखेंगे। आइए यहाँ पर पहले लिख कर देखते हैं, BISCUIT। इसे लिखते हैं DKUEWK है। यहाँ पर B से D गया है यानी +2 किया गया है। I से K +2 किया गया है। S से U +2, C से E +2, U से W +2, यानी सब में जो है +2 किया गया है। तो आगे भी हम कुकीज में क्या करेंगे, +2 कर देंगे। तो आइए C के +2 करेंगे, यहाँ E हो जाएगा। यहाँ Q, यहाँ Q, K के +2 करेंगे तो M होगा। I के +2 करेंगे तो क्या होगा, K होगा, फिर G होगा, फिर U होगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, तो 20 नंबर जो है वो 20 B आ जाएगा। क्या है, B आ जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ A से D गया है, A से D गया है तो ये 4 गुना में करेंगे तो हो जाएगा। अगर मान लें कि A का 1 है और D का 4 है तो ये गुना में है या 3 प्लस है। लेकिन B से चेक करना होगा, B से H गया है तो B का जो मान होता है वो 2 होता है और H का जो मान होता है वो कितना होता है, 8 होता है। यानी कि किया गया है 2 गुना 4 किया गया है, या पहला भी 4 ही गुना किया गया है। तो उसी तरह DE है, D का मान जो होता है वो 4 होता है, E का मान 5 होता है। तो इसका जो होता है गुना 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 किसका है, P का जो है 16 होता है और E के 5 है, 5 और 20, 20 किसका होता है, T का होता है। यानी आंसर हमारा जो होगा वो PT होगा। यानी दोनों अक्षर में जो है
चार्जर से गुना करने पर जो होगा। अक्षर मतलब अल्फाबेटिकल के स्थानीय मान में गुना किया गया है। 22वां नंबर प्रश्न है कि एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर में और फिर अपनी बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई है। एक्स ने 15 किलोमीटर क्या चलाया है, तो वो 15 किलोमीटर उत्तर में, उसके बाद फिर अपनी बाईं ओर जो चलाया है वो 20 किलोमीटर चलाया। उससे अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर साइकिल चलाने की जरूरत है, यानी यहाँ पहुंचने के लिए कितने चलाने की जरूरत है। तो ये दूरी बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट में होगा 15 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर, यानी अंडर रूट 225 प्लस 400 बराबर अंडर रूट 625 बराबर 25 किलोमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। उस आकृति को चयन करें जो अन्य से भिन्न है। यहाँ देखना है इसमें से अन्य से कौन जो है भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा तीसरा। क्या है, तीसरा है। यहाँ पर तीसरा में इसलिए है कि यहाँ दो प्रकार की दो डिजाइने हैं तीसरा में, लेकिन बाकी ये सब में देख लीजिए कि ये इसमें पूरे ये बॉक्स भरा हुआ है, बाकी सब में ये खाली है, ये खाली है, ये खाली, सब में जो है खाली है, एक ही भरा हुआ। अंतर कौन सा हो गया, सी हो गया। यदि किसी कूट भाषा में चिकन को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट कोड भाषा में जो है FISHN को किस प्रकार जो है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CHICKEN है, इसे क्या लिखा गया है, DHJCLEO है। C से D गया है प्लस 1 किया गया, S से प्लस 0, I से J किया गया, C को डायरेक्ट रखा गया, E को डायरेक्ट रखा गया, N से प्लस 1 है, K से प्लस 1 है, यानी अल्टरनेट छोड़ के एक में प्लस 1 है, फिर अगला में प्लस 0 है, फिर प्लस 1 प्लस 0 है। उसी तरह FISHN है, इसे प्लस 1 करेंगे तो ये होगा G, इसे डायरेक्ट रहने देंगे तो I होगा, S से प्लस 1 करेंगे तो T, H को डायरेक्ट रह देंगे, N को प्लस 1 करेंगे तो O। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। क्या है, B हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर कितना है, 7, 19, 43, 91 प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 379 है। तो चलिए इसके क्या होगा आगे देखते हैं कि 7 से क्या गया है, 7 से 19 है, ये देख सकते हैं 7 दूनी 14 करेंगे तो यानी क्या होगा, 5 और जोड़ना होगा, अगर गुना 2 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये इसी तरह है कि ना 19 और 43 में देखते हैं तो 19 गुना 2 करते हैं तो किसका, 19 दूनी 38, 38 अब प्लस 5 करते हैं तो 43 आ रहा है, यानी हमेशा जो है गुना 2 प्लस 5 करना होगा। तो 91 है, 91 से गुना 2 करेंगे अब प्लस 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 187 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, वो हो गया बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 187। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसे 8 राज्य कौन कौन है, इसे कैसे आप याद कीजिएगा, इसे याद करने का एक काफी सिंपल एगो ट्रिक है। कौन है, तो मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है वो है झपटा, झपटा, और 8 राज्य इसमें आ जाएगा। माँ से जो है वो आ जाएगा मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश आ जाएगा। गी से क्या आ जाएगा, गुजरात, क्या है, गुजरात आ जाएगा। आर से क्या है, राजस्थान, क्या है, राजस्थान आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जो एम से, एम से क्या हो जाएगा, एम से मध्य प्रदेश आ जाएगा, क्या है, एम से जो है मध्य प्रदेश आ, एम से मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एम से जो आ जाएगा मिजोरम, मध्य प्रदेश तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, एम से आ जाएगा मिजोरम, क्या है, मिजोरम। और छ से आ जाएगा छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। और झ से जो आ जाएगा झारखंड, क्या है, झारखंड आ जाएगा। प से जो आ जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। और टा से याद रखिएगा, झपटा को याद कर सकते, त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा, यानी टा से जो है वो त्रिपुरा आ जाएगा। यही हमारा 8 राज्य है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और कौन हो जाएगा, वो है त्रिपुरा। एक 2 पॉइंट और है कर्क रेखा में कि भारत में जो है वो कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, क्या है, 3214 किलोमीटर है। और किस राज्य में कर्क रेखा अधिकतम लंबाई है, तो वो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो है वो अधिकतम लंबाई है। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाला, 2 बार काटने वाला नदी, काटने वाला नदी कौन है, तो वो नदी जो है वो माही नदी, क्या है, माही नदी है, क्या है, माही नदी। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, 8 हो जाएगा। लेकिन ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो याद कीजिएगा, मगरमच्छ, झपटा,
वाला नदी कौन है? तो वो नदी जो है वो माही नदी। क्या है? माही नदी है। क्या है? माही नदी। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? 8 हो जाएगा। लेकिन ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जो याद कीजिएगा। मगरमच्छ, झपटा, इसमें जो है 8 राज्य आ गए। म से एगो मध्य प्रदेश, एक म से आता है मिजोरम आता है। अगला है सितंबर 2024 में भारत सरकार ने कितने साल के कार्यकाल के लिए 23वें भारतीय विधि आयोग की स्थापना की? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 साल के लिए। क्या है? 3 साल के। सितंबर 2023 से अगस्त 2027 तक 23वें विधि आयोग का कार्यकाल होगा। भारतीय विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका अर्थ है कि इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। प्रथम विधि आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में किया गया था। इस आयोग का पहले अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे जो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी बने थे। भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। क्या है? ऋतुराज अवस्थी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं कि हाल ही में CS सेठी ने किस बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभाला? CS सेठी ने। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। चल्ला श्रीनिवासलू सेठी ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के 27वें अध्यक्ष के रूप में दिनेश खारा का स्थान लिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सरकारी जो है वो बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक के भी अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु लिपि। क्या है? सिंधु लिपि। सिंधु लिपि सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा विकसित लेखन प्रणाली है और यह भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन का जो है सबसे प्रारंभिक रूप है, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु लिपि अरबी लिपि की भांति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जो है वो क्या है? जननी है, ब्राह्मी लिपि। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा खाली स्थान से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 500। क्या है? 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इसमें पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। और इससे निर्वाचित होने के लिए विधानसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है इरडा बीमा क्षेत्र का नियामक संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही हो जाएगा डी, हैदराबाद। इरडा बीमा क्षेत्र के नियामक संस्था, इसका मुख्यालय हैदराबाद है। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर इरडा की स्थापना हुई थी। किसकी? तो ये है मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर इरडा की स्थापना हुआ। और कब हुआ? तो 1983 ईस्वी में RBI के पूर्व गवर्नर RN मल्होत्रा के अध्यक्षता में हुआ। बीमा क्षेत्र में सुधारों के लिए एक समिति गठित किया गया। इरडा एक्ट 1999 में लाया गया। इरडा का अध्यक्ष देवाशीष पांडा है। अगला है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के सूची से कब हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1978 ईस्वी में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया। इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कक्षा में 180 विद्यार्थी है जिनमें 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं। कक्षा में लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% जो है अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत वजन कितना है? सबसे पहले तो ना कि लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 180 गुना 70/100 यानी 126। लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या हो जाएगा 180 माइनस 126 बराबर ये हो जाएगा 54। अब माना कि लड़कियों की औसत वजन जो है किसकी? लड़कियों की वो कितनी हो जा रही है? x kg हो रहा है। तो लड़कों का औसत वजन कितना हो जा रहा है? लड़कों का औसत वजन तो वो हो जाएगा कितना है? 20% अधिक है। x गुना 120% यानी 6x/5 kg हो जाएगा। अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 126 गुना x है, पूरा वजन आ गया लड़कियों को, प्लस लड़का का कितना है? 54 लड़कों में 6x/5 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो 6x/5 इसका औसत वजन है लड़कों का इतना। ये बराबर है टोटल जो है हमारे पास कितना है? तो 53 है औसत kg और कितने लड़के हैं सब मिला के? तो
180 है। बस यही हमारा जो है मेन आ गया। 126 लड़कियों का x जो माने हैं और 54 लड़कों को 6x/5 यानी x से 20% ज्यादा बराबर 53 गुना 180 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 190.8 x बराबर 53 गुना 180। यहाँ करेंगे x का मान तो ये हो जाएगा 53 गुना 180 अब बटा 190.8 यानी 50 आ जाएगा। तो लड़कों का औसत वजन कितना हो जाएगा, औसत वजन जो हो जाएगा 6/5 माने हैं और x के जगह पर 50 रख देना, ये 10 से कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 60, क्या है 60। आंसर हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का जो है वो 70% खर्च कर देता है, यदि उसका खर्च 30% बढ़ जाता है और बचत 25% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि हुई है। तो आइए इसे बनाते हैं। एक व्यक्ति के जो है अपनी आय का पहले खर्च करता था 70%, क्या है 70% जो है वो खर्चा करता था। उसकी आय कितनी थी 100 थी, मान लेते हैं 100 थी। खर्च कितना करता था 70, बचत कितना करता था 30 करता था। नया खर्च कितना बढ़ गया है तो 30% बढ़ गया, यानी 70 गुना 130/100 ये हो गया 91 रुपया। नई बचत कितनी हो गई, नई बचत तो वो 125/100 हो जाएगा 37.5। कुल आय कितना हो गया नई वाले, जो नई वाली कुल आय हो गई कितनी हो गई 91, खर्चा बचत 37.5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 128.5 रुपया। आय में कितनी वृद्धि हुई, आय में वृद्धि कितनी हुई, पहले 100 था अब 128.5 है तो 128.5 माइनस 100 बराबर कितना होगा 28.5 रुपया। ये प्रतिशत में ही आएगा, क्योंकि अगर आप देख लीजिए निकाल के भी देखिएगा कि आय में वृद्धि हुआ 28.5, क्रयमूल्य कितना माने थे 100, क्योंकि 100 इसलिए मानते हैं ताकि डायरेक्ट जो भी आए प्रतिशत में भी आ जाएगा, आसान भी होता है। इतना गुना 100 यानी ये कट जाएगा, इतने ही परसेंट आएगा, यानी हो जाएगा 28.5%, क्या है 28.5%। अगला प्रश्न है एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा हमें ये निकालना होगा। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि रेकरिंग का हल जानना चाहिए, बाकी आप बोर्ड मास के सहारे इसे हल कर सकते हैं। तो रेकरिंग का अगर इसे निकालेंगे तो ये जो होगा 93 को लिख सकते हैं 93/99 लिख सकते हैं, और ये 1.03 के पावर है तो इसको 103 अब माइनस क्या है 10 अब बटा ये कर सकते हैं 100 माइनस 10 कर सकते हैं। यही जो है हमारे पास दो इम्पोर्टेंट है। अगर उसे एक फॉर्म में लिखना है तो ये होगा 9/8 भागा 5/8 होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि पहले का क्रिया होगा, तो 5/8 माइनस 1/6 अब प्लस ये हो जाएगा 33/20, ये हो जाएगा 93/99 भागा 103 माइनस 10 अब बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस 10। बस आप इसे हल कीजिए और आंसर जो होगा वो हो जाएगा 47/15, 47/15। अब आइए 36 नंबर प्रश्न में। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी को एक वस्तु X को बेचने पर 20% का लाभ होता है और वस्तु Y को बेचने पर 16% की हानि होती है। यदि X और Y के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है तो इससे पूरे लेन देन के दौरान लाभ या हानि की गणना करना है। X का जो है वो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य बराबर 3x है, क्या है 3x, और कैपिटल Y का जो है क्रय मूल्य वो कितना है 5x, क्योंकि क्रय मूल्य का अनुपात 3:5 दिया हुआ है। अब X का जो है लाभ कितना होगा तो कह रहा है 20%, यानी 3x गुना 20/100 यानी 3x/5 यानी हो गया 0.6x हो गया। बाई की हानि कितनी हो गई, हानि तो ये 16/100 गुना 5x यानी 0.8x। पूरे लेन देन में, पूरे जो है वो लेन देन में हानि कितनी हो गई, एक में हुआ 0.8x और उसमें से 0.6x लाभ भी हुआ, तो यानी 0.2x ही बचा जो है वो हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत 2 निकाल देंगे, 0.2x में से कितना में, तो ये पहले 3x + 5x जो है वो क्रय मूल्य था, तो दोनों में ये है ना, तो 0.2x बटा 3x + 5x गुना 100। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.5% जो है वो क्या होगा हानि होगा। इसे लिख सकते हैं 2.1/2 भी लिख सकते हैं। अगर 2.5 में नहीं तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला है
तीन पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। अगला है, तीन पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ए जो भरा जाता है कितना, 5 घंटे में, बी 8 घंटे में और सी जो है 12 घंटे में। तीनों को अगर एलसीएम लेंगे तो 120 काज हो जाएगा। जो एलसीएम 120 है काज है। इसका क्षमता 24, इसका 15, इसका 10 है। अब सभी पाइपों को साथ भरने में लगा समय तो 120 तो पूरा काज है। इसका क्षमता कितना है, 24 + 15 + 10, बस इतने कर देना है। ये होगा 120/49 यानी 2.22/49 जो है वो घंटा आएगा। क्या है, घंटा आ जाएगा। यानी आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 37 के, वो कौन सा आ गया, बी आ गया। चलिए 4.567 पे रैंकिंग है को पी क्यू के रूप में व्यक्त किया गया है, जहाँ पी और क्यू जो है वो पूर्णांक है। तो 4.567 में 6-7 पे रैंकिंग है, 4 को ये बाहर निकालिए। 5-6-7 में से 5 पे रैंकिंग नहीं है तो ये 5 घटा दीजिए। अब बट्टा हो जाएगा 990 हो जाएगा। क्या है, 990। 2 को पर रैंकिंग है तो 9 आयोग पर नहीं है तो वो 0 लिखे हैं। यानी हमारे पास हो जाएगा 4.562/990 हो जाएगा। इसे और अगर सिंपल करेंगे तो 4.281/495। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन ए, 38 का जो है ए हो गया। 18 और 72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो 18 और 72 का तृतीय अनुपाती जो होता है वो होता है कितना, तो 72 × 72 अब बटा 18 यानी 288 आएगा। क्या है, 288 आएगा। यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि कोण 3x - 5 डिग्री और 80 डिग्री संपूरक कोणों का एक युग्म बनाते हैं तो x का हमें मान ज्ञात करना होगा। संपूर्ण कोणों का योग जो है वो कितना है, तो वो है 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है संपूरक कोणों का योग। 3x - 5 अब + 80 बराबर कितना बना रहा है, 180। तो 3x - 5 = 100। x बराबर जो हो जाएगा 105/3 यानी 35 डिग्री। आंसर हमारा हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं को प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जा सकता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो वो आभासी और आकार में छोटा होता है। आभासी और छोटा होता है। इसीलिए गाड़ी के जो है, गाड़ी में साइड मिरर, क्या है, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है पीछे से आती गाड़ियों को देखने के लिए, सवारी बस में सीढ़ी को देखने के लिए, दुकानों में चोरी से चीजों को उठाने वाले पर नजर रखने के लिए। तो ये सब जो है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का एक साइनोबियल जोड़ नहीं है? साइनोबियल जोड़ नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूचर जोड़। क्या है, सूचर जोड़। बाल और सॉकेट जोड़ में ह्यूमरस एवं फीमर अस्थियां किसी भी दिशा में घुमाई जा सकती है। हिंज संधि किसे बोलते हैं, तो इस प्रकार की जोड़ों की अस्थियां केवल एक ही दिशा में ही मोड़ी जा सकती है, जैसे कोहनी एवं घुटने की संधि। एक होता है खूंटी जोड़। यह संधि मनुष्य के द्वितीय कशेरुक के ओडोंटॉइड प्रवर्ध और करोटी के मध्य में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3 डी की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्लेग्रा को। प्लेग्रा बीमारी को 3D के बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, यानी डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। प्लेग्रा जो है चर्मदाह विटामिन B3 की कमी से होता है। B3 के जो है वो कमी से होता है। कौन सा, B3 की कमी से होता है प्लेग्रा। प्लेग्रा रोग में जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियां जो है वो पाई जाती है, पड़ जाती है। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है। रेबीज, खसरा, पोलियो, स्क्रीजोफ्रीनिया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, स्क्रीजोफ्रीनिया। ये सब जो है विषाणु जनित बीमारी है, रेबीज, खसरा और पोलियो, जबकि स्क्रीजोफ्रीनिया मानसिक क्षमता को प्रभावित करता है। अतः स्क्रीजोफ्रीनिया जो है वो असमान शब्द है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 22 त्रिभुज है। क्या, 22। चलिए, कथन है कि कुछ स्टूल एस जो है वो टम्बलर टी है, यानी कुछ जो है स्टूल एस जो है, स्टूल क्या है, यहाँ पर स्टूल कर देते हैं, ये टम्बलर है। क्या है, ये टम्बलर है। कुछ टम्बलर जो है वो ग्राइंडर है, यहाँ पर जो हो जाएगा
ये ग्राइंडर, ग्राइंडर। तो हमारा जो कौन सा हो जाएगा, ये मिल जा रहा है, ए जो है वो सही है। क्या है, ए सही है। यहाँ पर देखिए इस तरह भी किया हुआ है, एस जो है वो दोनों में होना चाहिए। एस किसका हम लोग माने हैं, तो वो माने हैं स्टूल के, दोनों में नहीं होना चाहिए एस, क्योंकि स्टूल जो है एक किनारे में, टम्बलर जो टी है वो दोनों में होना चाहिए। तो टी जो बीच में देखिए आ रहा है, तो आंसर हमारा ये होगा। यहाँ बी भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किसी विशिष्ट कुछ भाषा में ट्रैवल को इस तरह लिखा जाता है, उसी कुछ भाषा में फ्रोजन को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसा लिखा हुआ है ट्रैवल। तो ये किस पैटर्न पे है, SUWBMF है। यहाँ हम पैटर्न जो देख रहे हैं वो टी से जो है वो प्लस यू एक करेंगे तो यू होगा, आर से प्लस एक करेंगे तो एस होगा, ए से बी, बी से डब्ल्यू, ई से एफ, एल से एम है, यानी प्लस एक प्लस एक प्लस एक किया गया है। चलिए उसी तरह हमें क्या कर देना है, फ्रोजन को, क्या है, फ्रेजिन को। यहाँ पर ए करेंगे तो एस हो जाएगा, ये क्या होगा, जी होगा। यहाँ पर करेंगे जेड से प्लस एक तो ए होगा, ओ से करेंगे तो क्या होगा, ओ करेंगे तो पी होगा, ई करेंगे तो यहाँ पर एफ होगा, और यहाँ एन से क्या होगा, ओ होगा। यानी आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 47 के, वो ए आ गया। क्या है, ए आ गया। 48 नंबर कथन एवं निष्कर्ष के है कि कह रहा है सभी ट्रैक्टर कार है। यानी ये अगर क्या है, ट्रैक्टर है, तो सभी ट्रैक्टर क्या है, कार है, ये हो जाएगा कार। उसके बाद कह रहा है कि कुछ स्कूटर कार है, कुछ स्कूटर जो है वो कार है, ये हो जाएगा हमारे पास। इस तरह बना लेते हैं, कुछ स्कूटर, ये हो जाएगा स्कूटर जो है वो क्या है, कार है। इसके बाद कह रहा है कि सभी स्कूटर साइकिल है, यानी सभी स्कूटर क्या है, साइकिल है, साइकिल है। निष्कर्ष पे आते हैं, सभी स्कूटर कार है, गलत है। कुछ कार साइकिल है, सही है। कुछ ट्रैक्टर साइकिल है, गलत है। कुछ ट्रैक्टर स्कूटर है, ये भी गलत है। आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है, बी हो जा रहा है। केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है। अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति और जैद एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। वो क्या है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। गौरव जो है अमित के बाएं चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। गौरव जो है वो अमित के बाएं चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि हमें कितने दोस्त पहले है, तो दोस्त है 3 3 6, 6 लोगों को बैठने का हमें जगह बना लेते हैं। क्या है, 3 3 6 लोग बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि अमित के बाएं से चौथे स्थान पे है, यहाँ पता नहीं चला कि कौन कहाँ पर है। युक्ति एक किनारे पर बैठी है, यानी यहाँ पर तो पता चल गया कि ये युक्ति बैठी हुई है, और 4 किनारा आने के लिए हमें अमित को यहाँ बैठाना होगा, तभी हमें यहाँ गौरव मिलेगा। क्या है, गौरव मिलेगा। तो 3 हमारा पंक्ति जो है तो फुल हो गया। हातिम युक्ति के बाएं चौथे स्थान पे है, हातिम, यानी यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो क्या होगा, हातिम होगा। क्या है, हातिम होगा, क्योंकि युक्ति के चौथे स्थान पे हातिम ही आ सकता है। जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पे है, जैद जो है गौरव के दाएं तीसरे स्थान पे है, यानी 1 2 3, यहाँ पर जो हो जाएगा जैद, एक बच गया, यहाँ पर आ गया वरुण आ गया। अब जैद के बाएं दूसरे स्थान पर, यानी दूसरे स्थान पर जो बैठा हुआ है वो कौन है, हातिम बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये हातिम बैठा हुआ है दूसरे स्थान पे। पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरा स्थान ये हो जाएगा, किससे, जैद से। तो आंसर होगा बी। चलिए कथन कह रहा है कि x + y = 12, x + z = 4 है। दूसरा कह रहा है x - y = 6 है। तो हमें बताना है कि उत्तर देने के लिए x, y, z का मान ज्ञात करने के लिए किसका जरूरत होगा। तो अगर पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा तो ये पर्याप्त है, इससे निकल जाएगा। x + y = 12 दिया हुआ है, और x + z = 4, और x - y = 6। तीनों से हल करेंगे। अगर मान लिया कि x और y से ये हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा 9, y का मान आ जाएगा 3, और इसको पुट कर देना है x z में। मान लिया कि 9 प्लस जो है z = 4, तो z बराबर हो जाएगा, क्या होगा, 9 - 4, यानी सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4 - 9, यानी हो जाएगा -5, यानी दोनों जो है पर्याप्त है। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य है। खाली स्थान कालका बिंदादीन घराने का प्रतिपादक कौन थे। और इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ। क्या है, लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे बिरजू महाराज। प्रसिद्ध कथक नर्तक एवं शास्त्रीय गायक बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ के एक बड़े कथक घराने में जो है वो हुआ था। इन्होंने कथक के साथ कई प्रयोग किए तथा कई फिल्मों में नृत्य निर्देशन का भी जो है वो कार्य किए। ग्वालियर घराना ख्याल गायकी के पुराने घरानों में शामिल है, इसे आदि घराना भी कहा जाता है। आगरा
आगरा के जो घराना होता है श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जो है वो जाना जाता है। अगला है किस देश ने अपने आगरा के जो घराना होता है श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जो है वो जाना जाता है। अगला है किस देश ने अपने पहले ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रिटेन हो जाएगा। ड्रैगन नाम देख के आप चिन्ह ना टिक कर दें, ब्रिटेन हो जाएगा। ब्रिटेन देश अपने पहले ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया। ब्रिटेन का पहला हाई पावर लेजर वेपन का नाम ड्रैगन फायर रखा गया है। यह हथियार एरियल टारगेट को हवा में ही मार गिराने के लिए बनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो वो है डॉल्फिन। क्या है? डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। डॉल्फिन के राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है। क्या है? हाथी है। राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। गंगा को जो घोषित किया गया था, कब किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को। भारत का राष्ट्रीय जो पुष्प है वो कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो क्या है? बरगद है। जातीय संसद किस देश के संसद का नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश के। बांग्लादेश के जातीय संसद नाम है संसद का। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वो है शोरा। भूटान का जो है वो क्या है? तसोंगडू। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली। श्रीलंका के जो है वो क्या है? पार्लियामेंट। नेपाल की अगर बात करें तो क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। और म्यांमार के है पाइथू हलुटाबा। अब मालदीव की अगर बात करें तो मजलिस। जो भारत के पड़ोसी देश है उसको तो याद कर ही लीजिए संसद का कि क्या क्या कहा जाता है। उसमें एक दो नाम काफ़ी है, अफगानिस्तान का शोरा, भूटान का तसोंगडू, म्यांमार के पाइथू हलुटाबा और जातीय संसद बांग्लादेश का। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 22 सितंबर को। क्या है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबता होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबता होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा हो जाता है। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से खाली स्थान के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1977 में। क्या है? 1977 में। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को किसने हराया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। क्या है? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग जो है वो भारत आया था। दो समानांतर रेखाएं, आंसर हो जाएगा किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं होती है। दो समानांतर रेखा जो है वो डायरेक्ट चलते रहता है। ट्रेन की पटरी कभी जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अन्नू की वर्तमान आयु का दुगना बीना की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। अन्नू की माता एम की वर्तमान आयु अन्नू की वर्तमान आयु की 3 गुनी है और बीना की आयु उसकी बहन एस से 5 वर्ष कम है। यदि एम और एस की वर्तमान आयु का योग जो है वो 64 वर्ष है तो अन्नू की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना होगा। यहाँ पर क्या है? माना अन्नू की वर्तमान आयु, अन्नू की वर्तमान आयु जो है वो कितना है? वो ए वर्ष है। क्या है? ए वर्ष है। तो बीना की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? बीना की वर्तमान आयु तो ये हो जाएगा बी वर्ष। क्या है? बी वर्ष। अब प्रश्न में 2a बराबर b प्लस 6 यानी 2a माइनस b बराबर 6 होगा। एम क्या है? अन्नू की माता की आयु। एम जो है अन्नू की माता की आयु, तो ये कितना हो जाएगा? 3a वर्ष। और एस जो है वो क्या है? बीना की बहन की आयु, ये कितना हो जाएगा? 3a वर्ष था, ये हो जाएगा b प्लस 5 वर्ष, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। उसके बाद यहाँ से पुनः प्रश्न से निकालेंगे m प्लस एस बराबर 3a प्लस b प्लस 5 बराबर कितना है? 64। क्या हो? 64 वर्ष दिया हुआ है दोनों का योग का। तो ये हो जाएगा 3a प्लस b बराबर 64 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 59। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया था 2a माइनस b बराबर 6। अब ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है कि हल कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? 5a बराबर 65, a बराबर 13। यानी अन्नू की वर्तमान आयु माने थे a बराबर 13 आ गया, यही पूछ रहा है।
आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, सेक 33 डिग्री इंटू कोसेक 57 डिग्री माइनस कॉट 57 डिग्री इंटू टेन 33 डिग्री प्लस कॉट 47 डिग्री इंटू कॉट 43 डिग्री का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो कुछ फार्मूला है जिसे ध्यान में रख लीजिए। सेक जो है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, क्या है कॉसेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या है, कॉट थीटा, क्या है कॉट थीटा। और कॉसेक क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये चार जो है वो फार्मूला है। चलिए इसे तोड़ते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा सेक 33 डिग्री को लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इंटू क्या है कॉसेक जो है 57 डिग्री माइनस कॉट 57 रहने दीजिए। टेन को लिख सकते हैं कितना, टेन को लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री प्लस क्या है कॉट 47 डिग्री को रहने दीजिए और कॉट को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री। जब इसे और सिंपल में करेंगे तो सेक 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कॉसेक 57 डिग्री इंटू कॉसेक 57 डिग्री, ये दोनों आ गया, माइनस कॉट 57 डिग्री इंटू कॉट 57 डिग्री आ गया। अब प्लस हो जाएगा कॉट 47 डिग्री इंटू टेन जो है वो 47 डिग्री। अब यहाँ से मान कीजिएगा तो ये आ जाएगा कॉसेक क्या है कॉसेक स्क्वायर जो है 57 डिग्री इंटू कॉट जो है स्क्वायर 57 डिग्री प्लस 1, यानी फिर ये 1 हो गया प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा कितना, ये कॉसेक स्क्वायर जो है वो 57 डिग्री माइनस जो है कॉट 57 डिग्री प्लस 1 है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 1 प्लस 1 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ए जो है 12 दिन में करते हैं, बी है 8 दिनों में, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका 2 क्षमता इसका 3 क्षमता, दोनों मिलकर काम करेगा 24/2 प्लस 3 हो जाएगा, यानी हमारे पास 24/5 आ गया, 4.8 दिन आएगा, क्या है 4.8 दिन। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 5/8 के पावर -7 गुना 8/5 के पावर -4 गुना 1/4 के पावर -3 के -3 का मान ज्ञात करना। एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं किस तरह, तो ये लिख सकते हैं 8/5 के पावर 7 गुना 8/5 के पावर -4 और गुना लिख सकते हैं 1/4 के पावर -3 के पावर -3। इसे और सिंपल करेंगे तो ये होगा 8/5 दोनों बराबर है, 8/5 के पावर जो हो जाएगा 7 प्लस -4 हो जाएगा और फिर हो जाएगा कितना गुना 1/4 के पावर -3 को लिख सकते हैं कितना 4 के पावर 3, ये के पावर -3 है, ये हो जाएगा कितना 8/5 के पावर 7 और -4 कितना हो गया 3 हो गया, क्या 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब गुना जो है ये 64 हो गया के पावर -3 हो गया, क्या है -3। इसे और थोड़ा सिंपल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8 के पावर जो है वो क्या हो जाएगा 8 के पावर 5 के बटा 5 के पावर 3 के पावर जो हो जाएगा ये क्या है -3 हो जाएगा, क्या है -3 हो जाएगा। ये कहाँ से 5 आ गया, तो ये 64 जो है 8 गुना 8 है, तो ये 2 इसमें आकर जुट गया, 3 ऑलरेडी पहले से था, यानी 8 पावर 5 बटा 5 के पावर 3 के -3 है। अब इसे और लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये 8 को जो है ना वो नीचे कर देते हैं, क्या है नीचे कर देते हैं, यानी 5 ऊपर कर देते हैं, 8 जो है ये 5 में था और ये 3 में था, ये हो जाएगा 3, क्या है 3 हो जाएगा। अब इसे 8 के पावर 5 को हम लिख सकते हैं कितना, तो ये लिख सकते हैं 5 के पावर 3 बटा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 2 के पावर जो है वो 3 के पावर 5 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 3। इसे लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और 2 के पावर 3 और 5 से गुना कर देंगे, यानी 2 के पावर 15 और ये हो जाएगा पावर 3 में। इसे लिख सकते हैं 5 के पावर 9 बटा 2 के पावर 15 45, क्या है 45 लिख सकते हैं, यानी 5/9 बटा 2 के पावर 45। अब इसको क्या है ना 5 रहने देते हैं और ये 2 45 है, उसको अगर मान लिया कि हम क्या करेंगे गुना में कर देते हैं, कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि
चॉइस के अनुसार हमें लाना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 5 अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 2 के पावर 5, तो इसे लिख सकते हैं 9, ये भी ऊपर 9 है, तो 9 5 2 गुना 2, क्योंकि चॉइस के अनुसार हमें लाना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 5 अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 2 के पावर 5, तो इसे लिख सकते हैं 9, ये भी ऊपर 9 है, तो 9 5 45 हो जा रहा था, इसी को लिखें तो ये हो गया 5.2, 5/2 के 5, इसके पावर भी 9 है, इसके पावर भी जो 9 हो जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा 2 के पावर 5, 5 बटा क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 के पावर 9, यानी हो जाएगा 5 ऊपर रहने दीजिए 32 है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्या है आंसर जो होगा वो डी होगा। बस यहाँ सिंपल सा ध्यान देना होगा। अगला है, यदि एक गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन के क्या होगा। क्या है क्या होगा। तो 63 नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। कह रहा है गोले के आयतन कितना होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 क्या होता है पाई आर क्यू होता है, पाई आर क्यू होता है। अब नया आयतन जो क्या है आधा कर दिया गया, यानी 4/3 पाई r/2 के क्यू हो जाएगा। पुराना मूल आयतन कितना है 4/3 पाई आर क्यू है, तो ये हो जाएगा 1/8 गुना कितना है 1/8 गुना बी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि 46, 64, 87, 41, 58, 77, 35, 90, 55, 92 और 33 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों में 92 को 99 से और 41 को 43 से प्रतिस्थापित करके नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब पुरानी माध्यिका और नई माध्यिका के अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 33, 35, 41, 46, 55, 58, 64, 77, 87, उसके बाद क्या है 90 और 92। पदों की संख्या क्या है 11 है, n बराबर 11 है, तो माध्यिका जो होगा वो कितना होगा, वो होगा n/2 + 1 हो जाएगा। क्या है 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास जो हो जाएगा ये छठा पद होगा, n + 1 होगा अब बटा 2, यानी विषम संख्या है तो एक जोड़िए 12 होगा अब बटा 2, छठा पद हमको निकालना है। क्या है छठा जो है वो पद निकालना है। तो छठा कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा 58, यानी एक जो आ गया 58। अब कह रहा है 92 और 99 को जो है हटाना है, 92 को और किसको हटाना है 92 और 99, 92 को 99 से, यानी 99 लिख देंगे, और 41 को 43 से, 41 को 43 से, तो कोई अंतर पड़ रहा है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसका भी सेमे पर यहाँ पर लिखे हैं, क्योंकि आगे पीछे ये कम बेस ज़्यादा नहीं है। अब रोही क्रम में ऐसा ही आएगा, तो 58 उसका भी आएगा, दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। त्रिभुज ABC का जो है वो केंद्रक G है। अगर मान लिया कि ये त्रिभुज है कौन सा ABC, अगर ये है B है और C है, और उसका जो है वो केंद्रक है वो क्या है यहाँ पे G है, और ये जो है वो D हो गया। अब कह रहा है कि AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है जो BC को D पर प्रतिच्छेदित करती है। AC और GD की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज जो है ABC में G जो है वो क्या है केंद्रक है। क्या है केंद्रक है, तो AD जो है वो त्रिभुज ABC का क्या है ABC का माध्यिका है, माध्यिका है। तो AG और अनुपात GD बराबर 2:1 होता है। क्या है AG और अनुपात GD बराबर 2:1 होता है, यानी 2 और ये 1 होता है। आंसर हो जाएगा C, कौन सा C हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा तांबा। तांबा कम सक्रिय धातु होने के कारण यह प्रकृति में मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा का अयस्क की बात करते हैं तो चैल्कोपायराइट CuFeS2, कैल्कोसाइट Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O, मैलेकाइट CuCO3 × CuOH के होल ट्वाइस, एजुराइट 2CuCO3 × CuOH के होल ट्वाइस। ये सब जो अयस्क हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, और इसका आंसर हो जाएगा सी मेलेनिन। क्या है मेलेनिन जो है एपिडर्मिस में मेलेनोसाइट कोशिकाओं द्वारा ये निर्मित होता है। कौन सा तत्व जो है पादपों में क्लोरोफिल को बनाने के लिए आवश्यक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बी Fe और Mg। क्या है Fe और Mg जरूरी है। कभी कभी क्लोरोफिल ए का सूत्र पूछ दिया जाता है, काफ़ी बड़ा है C55H72O5N4
और Mg। ये क्लोरोफिल का जो है, ये क्लोरोफिल ए का सूत्र है। मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में पौधा सूर्य से आने वाले किरणों को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है वो सहायता करता है। चलिए, कामिनी, माधुरी, गुंजन, अनीता, सुनीता और राखी जो सहेलियां हैं, सुनीता की आयु में कामिनी से, सुनीता आयु में कामिनी से छोटी है, लेकिन राखी से जो है वो बड़ी है। क्या है? बड़ी है। यानी अगर मान लिया कि यहाँ पर कामिनी है तो इससे छोटी कहीं पे होगी सुनीता, लेकिन बड़ी किससे होगी? राखी से होगी। क्या है? राखी से होगी। उसके बाद कह रहा है कि माधुरी उन सबसे बड़ी है। माधुरी को क्या है? सबसे बड़ी रखना है। माधुरी जो है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद हो जाएगा अनीता कामिनी से कुछ महीने छोटी है। अनीता जो है वो कामिनी से कुछ महीने छोटी है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अनीता, क्या है? अनीता हो जाएगा। उसके बाद सुनीता होगी, लेकिन सुनीता से कुछ बड़ी भी है, यानी सुनीता से बड़ी है। गुंजन कामिनी से बड़ी है। गुंजन जो है वो कामिनी से बड़ी है, तो यहाँ हो जाएगी गुंजन। इनमें सबसे तीसरी सबसे बड़ी कौन है? तीसरी सबसे बड़ी तो वो है कामिनी। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी। कहाँ पर? यहाँ पर एक हो गया, ये दूसरे नंबर, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें और ये छठे। अगला प्रश्न है कि प्लस का मतलब गुना, माइनस का मतलब प्लस, और गुना का जो मतलब है, गुना का मतलब हो जाएगा वो कौन सा? तो वो है भागा। क्या है? भागा। अब भागा का मतलब माइनस, तो निम्नलिखित सवाल के जवाब ढूंढे। तो ये क्या है? बोर्ड मास से सिर्फ हल कर देना। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या है? 15 होगा, क्योंकि 12 गुना 3 अब भागा 4 अब प्लस 6 आ जाएगा 15। क्या है? 15 आ जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इस तरह को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा? तो हमें देखना है कि किस तरह लिखा है। ITNIETAM है, इसे लिखा गया है किस भाषा, क्या है? तो INTIMATE लिखा गया है। इससे साफ पता चल रहा है कि आई को यहाँ रखा गया, टी को यहाँ, एन को यहाँ, आई को यहाँ, ई को यहाँ, टी को यहाँ, ए को यहाँ, एम को यहाँ। उसी तरह हमें TREVNIETARBI इसे हमें लिखना है। तो यहाँ क्या है? इसे आधा आधा कर दीजिए, 6 और 6 कर दीजिए। यहाँ आधा कर दीजिए, 6 को, यहाँ 4 के किया है, यहाँ 6 का करना हुआ। यहाँ पर आ जाएगा टी, यहाँ पर आ जाएगा क्या है? आर, और यहाँ पर आ जाएगा ई, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा भी, यहाँ पर आ जाएगा एन, यहाँ पर आ जाएगा आई। उसी तरह यहाँ आ जाएगा आई, यहाँ पर बी, यहाँ पर आर, क्या है? आर, यहाँ पर ए, यहाँ पर टी, यहाँ पर ई। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर 71 का डी हो जाएगा। क्या है? डी। दी गई उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। इसका जवाब हो जाएगा 72 का बी हो जाएगा। शब्द कॉन्टेंट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है? सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? COUNTD को लिखना होगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो CDENOTU है। कह रहा है कि बाएं से चौथे, बायां से चौथा जो है वो N है। क्या है? N है। और दाएं से दूसरे जो है वो क्या है? T है। अब N और T के बीच में जो है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है? तो यहाँ N से होगा OM, क्या होगा? NOPQRS होगा, यानी OPQRS होगा। यानी कितने हैं अंग्रेजी वर्णमाला? 5 है। आंसर हो जाएगा ए। चलिए, अगला है कथन और निष्कर्ष का। कुछ किताबें जो हैं वो घोड़े हैं, यानी हमारे पास जो है ये हो जाएगा घोड़ा, तो ये हो जाएगा कैसा? किताब हो जाएगा। क्या है? ये किताब हो जाएगा। उसके बाद क्या रहा? सभी घोड़े जानवर है। सभी घोड़े क्या है? तो ये जानवर हो जाएंगे, जानवर। कुछ जानवर जो है वो महासागर है, कुछ जानवर जो है ये महासागर है, महासागर है। तो अब इसी से हमें निकालना है, कुछ घोड़े जो है वो महासागर है, गलत है। कुछ जानवर जो है वो किताबें हैं, वो सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों का जो क्या करता है वो अनुसरण करता है। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, इसको इस तरह लिखा जाता है, इसे इस तरह लिखा जाता है। तो कूट भाषा में कम को जो है वो कैसे लिखा जाएगा? इसे जब कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। कर लीजिएगा, काफी आसान प्रश्न होता है। सही सुमेलित नहीं है, बताना है इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्या है?
24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सही है। 23 दिसंबर किसान दिवस सही है। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस सही है। 23 दिसंबर किसान दिवस सही है। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस ये सही है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राष्ट्र विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? सही जवाब है ऑप्शन सी 1/3। क्या है? 1/3 आरक्षित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो वो है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। आंसर हो जाएगा वो 78 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? ये ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1945। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी में। क्या हुआ? 1602 ईस्वी में। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सबसे पहले पुर्तगाली जो है वो भारत आए थे। पुर्तगाली के बाद डच भारत पर प्रथम व्यापारिक कोठी जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था 1599 में हुआ था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्योति बेरवाल ने। क्या है? ज्योति बेरवाल ने। ज्योति बेरवाल ने महिलाओं के 76 केजी के स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है। कौन सा राज्य 2026 तक भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बना रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर सौर ऊर्जा से चलने वाले पावर प्लांट लगाने की योजना बना रही है। और यह योजना के तहत यह देश का पहला सौर ऊर्जा चालित एक्सप्रेसवे बन जाएगा। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हॉकी से है। क्या है? हॉकी से है। और ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था रंगास्वामी कप। 5 के पावर 70 प्लस 7 के पावर 70 को 74 से भाग देने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा? तो 5 के पावर 70 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 के पावर 35 प्लस 7 के पावर 2 के पावर भी लिख सकते हैं 35। दोनों को क्या है? 70 को ये तोड़ दिए हैं तो ये हो जाएगा कितना? 25 के पावर 35 प्लस 49 के पावर 35। अब क्या है कि x के पावर n प्लस a के पावर n, तो x प्लस a से हमेशा विभाजित होता है। किससे होता है? x प्लस a से जो है हमेशा विभाजित होता है। तो यहाँ पर जब n विषम हो, क्या है? n जो हो कब हो? विषम हो तब। तो 25 के पावर 35 प्लस 49 के पावर 35 विभाजित होगा 25 प्लस 49 यानी 74 से। तो ये 74 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो शेषफल जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में जो 10 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की गति क्या हो जाएगा? तो गति बराबर हो जाएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, पार करने में जितना समय लगा वो, यानी 120/10 बराबर 12 मीटर पर सेकंड। क्या है? 12 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में पर आवर की कर पूछता तो उसे हमें क्या करना होगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलते। आंसर है एक छड़ी व उसकी परछाई की लंबाई जो है 1:√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यानी इस तरह का एक छड़ी है जिसका जो अनुपात है ये √3 है, यानी एक परछाई है, ये हो जाएगा ABC हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3 बराबर tan 30 डिग्री। तो थीटा का मान जो हो जाएगा 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम में 100% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल खालिस्तान हो जाती है। तो क्षेत्रफल होने के लिए पहले a प्लस बी प्लस AB बटा 100% हमें करना होगा, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100 गुना 100 बटा 100 यानी 300%। क्या है? 300। तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 प्लस 300% यानी हो जाएगा 400%। तो क्षेत्रफल जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। क्या है? 4 गुनी हो जाएगी। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर मान लें कि लंबाई x है और ये है जो है चौड़ाई भी x ही है, तो ये क्षेत्रफल होता है x² होता है। अब इसको 100% जो है वो बढ़ाया जाता है, यानी ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा 4x² यानी 4 गुना ये बढ़ रहा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर प्रश्न। त्रिभुज का केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में जो है विभाजित करता है?
इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 2:1 में विभाजित करता है। निम्न दंड आलेख जो दिया हुआ है 12 बजे से 6 बजे तक एक मेट्रो स्टेशन पर ई साइकिल पार्किंग की संख्या को दर्शाता है। यदि पार्किंग चार्ज 3 रुपये प्रति घंटा है तो 2 बजे से 6 बजे तक के पार्किंग चार्ज की कुल वसूली कितना होगी। यहाँ पर जो है हो जाएगा 2 बजे से 6 बजे तक पार्किंग चार्ज की वसूली की गई राशि जो हो जाएगा वो 45 + 25 + 45 + 55 + 45 इतनी साइकिल, और उसका चार्ज जो है वो 3 से है, यानी 215 × 3 = 645। क्या है? 645 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। निम्नलिखित वृत्त आलेख में एक परिवार को अलग अलग मदों जैसे भोजन, किराया, शिक्षा, दान और बचत के मासिक बजट को दर्शाया गया है। परिवार की कुल आय 9,000 है। वृत्त आलेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का जो है हमें उत्तर दीजिए। तो मदों जैसे किराया, बचत, भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय जो है वो कितना है? तो परिवार का कुल आय जो है वो 9,000 है। क्या है? 9,000 है। और किराया, बचत, भोजन और शिक्षा पर जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा 9,000 गुना 30 + 20 + 20 + 20 बटा 100, यानी 9,000 गुना 90/100 = 8100। क्या है? 8100। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो अगर सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 230। कुल पूर्णांक कितना है? तो 50 में था 3 2 5, यानी 250 जो है कुल पूर्णांक है, लाया 230 है, तो 230/250 गुना 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 92%। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी। कैच मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है? और इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू और रैम। सीपीयू और रैम का, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है सेंट्रल, कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? यूनिट। रैम की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है रैंडम। क्या है? रैंडम एसेस क्या होता है? मेमोरी। रैंडम एसेस मेमोरी। ये जो होता है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है, ये सिस्टम के बंद होने पर ये उड़ जाता है। रोम का पूरा नाम क्या होता है? ये है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। क्या है? मेमोरी। और ये परमानेंट मेमोरी होता है। कंप्यूटर में शुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। अब विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो है वो कई बार पूछा गया है, वो इनियाक है। क्या है? इनियाक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? कौन जो है वो रैम नहीं है? तो जो पी रैम जो है वो रैम नहीं है। पी रैम एक रैम नहीं है। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसे डेटा तब तक स्थिर रहता है जब तक मेमोरी चिप में इलेक्ट्रिक पावर की आपूर्ति होती है। फ्लैश मेमोरी जो है EEP रोम होता है। डबल ई प्रोम होता है। डबल ई प्रोम जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का अर्थ है कि बिजली की आपूर्ति को हटाए जाने पर अपने सामग्री को बरकरार रख सकता है। और DRM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? तो यह DRM का पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आंसर हमारा सी होगा। दिए गए वैज्ञानिकों या आविष्कारों में से किसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का जनक कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इवान सदरलैंड को। क्या है? इवान सदरलैंड को। कंप्यूटर ग्राफिक्स कंप्यूटर की मदद से चित्रों का निर्माण सरल हो जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा? यहाँ पर कह रहा है कि क्यू से जो है वो क्या है, कहाँ गया? क्यू से जो वो गया है वो गया है, वो नहीं दिखाया गया, लेकिन डब्ल्यू से जो हमें जेड करना है। क्या है? डब्ल्यू से जेड गया है +3 है, और जेड से +3 करते हैं तो सी आता है, यानी ये +3 है +3 है तो यहाँ से भी +3 ही आएगा। तो क्यू से जो +3 आएगा वो हो जाएगा टी। चलिए अब देखना है कि डी से जी गया है, तो डी से जी गया है +3, जी से जे गया है ये भी +3, तो एक से भी +3 जाएगा तो ये हो जाएगा ए। क्या है? ए। तो टी ए हमें मिल गया, यही से आंसर बी हो गया। आपको 10, 22, 28, 34 को देखना ही नहीं सीरीज होगा, क्योंकि उसमें +6 का है, लेकिन टी ए 16 हमें मिल गया है। चलिए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का आधार पर देना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है कि कौन से पैटर्न पर ये है। तो जेड से एक्स गया है -2, एक्स से भी गया है ये भी -2, भी से टी गया है -2, तो टी से -2 जाएगा तो आर आएगा। क्या है? आर आएगा। चलिए अगला देखते हैं, ए से सी गया है +2, सी से ई +2, ई से जी +2, तो जी से +2 करेंगे तो हमारा जो होगा वो आई होगा। क्या है? आई। एम से के गया है, एम से के -2, के से आई गया है -2, आई से जी गया -2, अब इससे -2 करेंगे तो हमारा जो आएगा वो ई आएगा, RIE है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? ए हो गया।
दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। 97 के विकल्पों को असंगत को चुनना है, तो 97 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ जो है केंद्राभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। कितने, 8 लोग हैं। पहले 8 लोगों को बैठने के यहाँ पे जगह बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा हुआ है। क्या है, बैठा नहीं है। ए एच की पत्नी है, ए एच की पत्नी है। अगर मान लिया कि ए एच की पत्नी, ए निगेटिव है तो एच जो है वो कहीं कहाँ है, कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे। 2 पुरुष नहीं, तो यहाँ पर तो महिला बैठ ही सकती है और यहाँ पर पुरुष, क्योंकि अगर महिला बैठी हुई है तो एस जो है वो पुरुष है, यानी पॉजिटिव जो पुरुष है और निगेटिव महिला। एच की पत्नी है और एच के ठीक बाईं ओर बैठी है। ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी हुई है। ए जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी हुई है, यानी हमें ये मिल जाएगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर हो जाएगा बाईं ओर तीसरे स्थान पे। उसके बाद एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। एफ जो है वो क्या है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर ये हो जाएगा। डी ए और ई के ठीक पड़ोस में नहीं बैठा है। डी जो है ए और ई के पड़ोस में नहीं है, यानी यहाँ बैठा हुआ है। एच और सी एक दूसरे के ठीक पड़ोस में बैठे हुए हैं। एच और क्या है, सी, तो एच बैठे तो यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी ये निगेटिव होगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव एक साथ नहीं बैठ सकता। ये एफ है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद कह रहा है कि एफ अपनी पत्नी बी के ठीक पड़ोस में नहीं बैठा है। एफ जो है अपनी पत्नी, तो ये बी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, जी माइनस हो जाएगा, और डी तो है पॉजिटिव है। तो कह रहा है बी से वामावर्त दिशा में, बी से वामावर्त दिशा में गिने जाने पर बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। बी से जो है वामावर्त दिशा में गिने, बी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 2 लोग बैठे हुए हैं। कितना, जी और डी बैठे हुए हैं। आंसर हमारा हो जाएगा वो है बी होगा। दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना, इसमें से असंगत कौन सा है ये चुनना है। तो यहाँ पर सी से जी गया है +4 है, जी से के गया है +4 है, और के से आर गया है +7 है, यानी +4 4 अब +4 और ये है +7। चलिए जी एम आर से देखते हैं। जी से एम गया है +3 है, एम से आर गया है +5 है, आर से बाई गया है +7 है, यानी 3 5 7 आया है इसमें। इसमें देखते हैं क्या है भाई, एस से के गया है +3, के से पी गया है +5 है, और पी से डब्ल्यू गया है +7 है, यानी 2 बी और सी सेम सीरीज है, तो निश्चित है कि डी भी सेम ही होगा, बस यहाँ ए जो है वो अंतर हो जा रहा है। तो सी जी के आर जो है वो अंतर हो गया, तो ए हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। निष्कर्ष, परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है। दूसरा, वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं। कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता है। मेहनती व्यक्ति एक संतुष्ट व्यक्ति होता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा केवल सी होगा, तीसरा, क्योंकि कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता है। यहाँ कहा गया है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। ये था आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर।